नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं इस लॉकडाउन में। चलिए ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है, क्लास 11th का जो पीछे क्लास हुआ था महासागरीय धाराएं, आज उसका अंतिम क्लास है। हम सभी GIIS ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की परिवार की ओर से आप सभी लॉकडाउन में घर में रह रहे बच्चों के लिए हम लोग जो सुविधाएं दे रहे हैं, घर बैठे आप लोग को ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है ताकि आप लोग घर में रह करके सुरक्षित रह करके अपना क्लास वर्क पूरा करते रहें। तो ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आप सभी विद्यार्थियों को, कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम लोग आज का जो टॉपिक्स है महासागरीय धाराएं, उससे संबंधित जानकारी करेंगे। तो पीछे की जो क्लास में हुआ था उसमें हम लोगों ने महासागरीय जलधाराओं से संबंधित कुछ बातें को, कुछ शब्दों को हम लोग अध्ययन किए थे। उसके बाद सेकेंड क्लास जो हुआ था उसमें महासागरीय जलधाराओं में से अटलांटिक महासागर की जलधारा को विस्तृत रूप से अध्ययन किए थे। जो अटलांटिक महासागर की जलधारा को बताया गया था कि अटलांटिक महासागर में दो पार्ट्स करके बताए थे, एक उत्तरी अटलांटिक और एक दक्षिणी अटलांटिक, जिसमें यह बताया गया था आप लोगों को कि विषुवत रेखा के उत्तर की ओर चलने वाली जलधाराएं होती है उसे उत्तर विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण की ओर जो चलती है विषुवत रेखा के समीप उसे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कहते हैं। तो सारांश के तौर पर सिर्फ हम बताना चाहते हैं कि अटलांटिक महासागर में जब उत्तरी अटलांटिक की बात कर रहे थे तो उत्तरी अटलांटिक में उत्तरी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होते हुए जब आता है कैरिबियन सागर के पास टकराता है तो 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में टकराने के पश्चात वो दो खंडों में बंट जाता है। एक उत्तर तरफ जाता है वो एंटीलीज की धारा कहलाती है, और दक्षिण तरफ जो जाती है वो कैमी की धारा कहलाती है। फिर वो आगे बढ़ते हुए मेक्सिको की खाड़ी से तट से टकराता है, वो मेक्सिको की जलधारा के नाम से जाना जाता है। फिर वो अपने स्पाइरल नियम के अनुसार में 45 डिग्री एंगल से घूमता है और जा करके फ्लोरिडा तट से टकराता है, जिससे फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से जाना जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो 50 डिग्री के अक्षांश के पास उसे विशेष रूप से नाम दिया जाता है जिसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। और फिर वो आगे बढ़ता है और 55 डिग्री के आसपास उत्तर से लेब्राडोर सागर से वेपिन की खाड़ी से आते हुए एक जलधारा होती है जिसे लेब्राडोर की जलधारा कहते हैं, और वो न्यूफाउंडलैंड के पास एक दूसरे से मिलते हैं और क्या करते हैं, फॉग का विकास करते हैं, कुहासा विकास करते हैं, मछलियों के भोज्य पदार्थ का प्लैंकटन का विकास करते हैं, जिससे मछली उत्पादक क्षेत्र इंपीरियल बैंक वगैरह था, सेंट पियरी बैंक था, और आपका ग्रांड बैंक था, जो विश्व के मत्स्य उत्पादक क्षेत्र जो थे वो बहुत इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। वो आगे बढ़ता है, फिर आगे जा कर के वो आपका आइसलैंड क्षेत्र में उत्तरी सागर के पास वो दो खंडों में बढ़ता है, और एक इरमिंजर के नाम से और एक रेनेल के नाम से, और वही रेनेल का अगला भाग जो है नॉर्वेजियन धारा के रूप में आगे प्रवाहित होता है, और वो विशेष रूप से आपका रूस के क्षेत्र में जो है वो एक मुर्मंस्क बंदरगाह को खुला करता है, अपने तापमान को बढ़ा देता है, जिससे वहाँ पे बर्फ पिघल जाते हैं। और आइसलैंड क्षेत्र में जो जीवन जोगी क्षेत्र भूमि जो है उसी इरमिंजर के धारा के कारण से जीवन पाया जा सकता है, क्योंकि वो बर्फीला क्षेत्र है। फिर वो दक्षिण की ओर एक धारा आती है जिसको किनारी धारा के नाम से जाना जाता है, और वो फिर आकर के फिर उत्तर अटलांटिक का जो विषुवतीय धारा था वहाँ आकर के मिल जाती है और ये चक्र को पूरा करता है, जिसको हम लोग लेंगो संचरण के नाम से जानते थे। उसी तरह से आपका दक्षिण में भी था लेमिनो संचरण के रूप में, ठीक है, जो दक्षिण विषुवतीय धारा, ब्राजीलियन धारा, उसके बाद अर्जेंटीना की धारा,
और आकर के फिर यहाँ पे जो फॉकलैंड द्वीप है उस फॉकलैंड द्वीप के पास आकर के फॉकलैंड द्वीप से होते हुए एक ठंडी धारा जाती है, जो मिलने के पश्चात फिर वो आगे बढ़ती है, अफ्रीकन क्षेत्र से जाती है जो बेंगुएला धारा के नाम से प्रवाहित होती है और मिल जाता है। ये मतलब एक साइकिल का निर्माण करता है, चक्र का निर्माण करता है, जिससे हम लैमिनो संचरण के नाम से जाना जाता है। इसकी जब जाने के बाद अफ्रीका पास से दो धाराओं के रूप में बढ़ता है, एक इधर आपका बेंगुएला के रूप में और एक आगे बढ़ जाता है आपको हिंद महासागर क्षेत्र में चला जाता है, जिसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक्स रहेगा वो हिंद महासागर की धाराएं रहेंगी। तो आज का क्लास में प्रशांत महासागर की धाराओं के पढ़ेंगे पहले, तो जितने चीज़ें हैं फिर हम लास्ट में एक ऐसा ट्रिक्स बता देंगे जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, जलधाराओं को आसानी पूर्वक से याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप डॉट डॉट लाइन है, ये जो विषुवत रेखा दिखाई दे रहा है बीच का भाग 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर में जो दिखाई दे रहा है आपको तीर का निशान बनाया गया है, इसको आप देखिए, ये जो है उत्तर विषुवतीय धारा है, उत्तर विषुवतीय धारा। जबकि इस डॉट डॉट लाइन से अर्थात 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर तीर की लाइन जो दिखाई दे रहा है उसे दक्षिण विषुवतीय धारा कहते हैं, दक्षिण विषुवतीय धारा। अब हम लोग पहले उत्तरी प्रशांत का जानेंगे फिर दक्षिणी प्रशांत का जानेंगे। तो उत्तर विषुवतीय धारा देखिए आगे बढ़ते हुए जाता है और यहाँ के जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और नीचे जो दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, और इसी के बीच का भाग प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। आप ग्लोब में जाएंगे, ग्लोब में मैप में जाएंगे तो आपको गोल दिखाई देगा, जो आपको एशिया महाद्वीप, प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया है, जबकि पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, और प्रशांत महासागर के पश्चिम में फिर आपका ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर विषुवतीय धारा आपके बाईं तरफ है कि पहले भी बता चुके थे कि जलधाराएं हमेशा दाएं से बाईं की ओर गति करता है। तो ये उत्तर विषुवतीय जलधारा दाएं से बाईं गति करते हुए आगे जाता है, और जैसे ही आपके इस दक्षिण पूर्व एशिया से टकराता है तो वो अपने स्पाइरल नियम के अनुसार में 45 डिग्री एंगल से वो क्या करता है, रोटेशन करता है, घूमता है जलधारा, और इसका नाम रहता है क्यूरोशियो की धारा। थोड़ा सा ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, इसको नोट करेंगे क्योंकि इसी जैसा नाम आपको अलग मिलेगा। इसको बोलते हैं क्यूरोशियो की धारा। ठीक है, क्यूरोशियो की धारा के नाम से जाना जाता है। क्यूरोशियो की धारा के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्यूरोशियो की धारा जब आगे बढ़ता है तो यहाँ जापान सागर के पास देखेंगे, जापान सागर से एक जलधारा उत्पन्न होती है जिसको सुसीमा की जलधारा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सुसीमा करंट। ठीक है, शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं लेकिन नाम पूरा बता रहे हैं आपको। क्यूरोशियो की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से पहले से आ रहा है एक जलधारा जो जापान सागर से होते हुए बहती है, जिसका नाम है सुसीमा की जलधारा। अब यही जलधारा आगे बढ़ते हुए जाएगा तो इधर से आपके उत्तरी क्षेत्र से एक आता है क्यूराइल। ठीक है, और दूसरा आता है ओएसियो। वही जलधारा जो है क्यूराइल जलधारा का ही नाम है ओएसियो की जलधारा, लेकिन क्या हो जाता है वो दो खंडों में बट करके आता है, और दोनों खंड इससे आकर के अर्थात सुसीमा से यानी क्यूरोशियो से जाकर के मिलते हैं, संपर्क करते हैं जलधारा। तो ओएसियो जलधारा जो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, तो इस जलधारा की दिशा किधर से किधर है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। इसका मतलब ओएसियो की जलधारा जो है, ओएसियो की जलधारा, और एक बोलिए दूसरा क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा, ये दोनों जलधाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जलधाराएं कैसी प्रकार की होगी, तो ठंडी होगी, क्योंकि हम इसके पीछे क्लास में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और यहाँ पर फॉग का विकास करते हैं। फॉग का विकास करना मतलब वहाँ पर प्लेनकटन नामक विकास होगा, अर्थात वहाँ पे मछलियों का पालन क्षेत्र भी वहाँ होगा, जहाँ पे क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में मछली का पालन किया जाएगा। यही कारण है कि इस जापान के क्षेत्र वाले जितने भी हिस्से हैं वो मछलियों पर आश्रित हैं। ठीक है,
मछली उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में जापान में किया जाता है। मछली पकड़ने के काम वहाँ प्राथमिक क्रिया के रूप में किया जाता है। अब ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए जाएगा, जलधारा आगे बढ़ते हुए जाएगा, किसके कारण से वो रोटेट कर रहा है अपने दाईं ओर, तो उसका पहले भी बता चुके थे, वो एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, जिसमें था क्या चीज, पछुआ पवन। वो पछुआ पवन 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होती है उसके ऊपर, जिसके वजह से क्या जाता है वो आगे बढ़ते हुए जाएगा। और इस आगे बढ़ने के कारण से इसका जो है वो विशेष रूप से नाम क्या दिया जाएगा, जिस तरह से कल नाम दिए थे, ठीक है, वो होगा पछुआ पवन प्रवाह। लेकिन कहाँ, उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह, ठीक है, पवन प्रवाह के नाम से प्रवाहित होगा। यही जलधारा आगे प्रवाहित होगा जिसका नाम रहेगा उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह। जब ये आगे बढ़ेगा तो अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है आपको, वो पश्चिमी क्षेत्र अलास्का क्षेत्र है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के ये जो भाग दिखाई दे रहा है अलास्का क्षेत्र है। अलास्का पर जो है वो यूएसए का अधिकार है, जबकि इसके भाग जो दिखाई देंगे कनाडा के तट पर पड़ता है ये, लेकिन ये यूएसए का अधिकार क्षेत्र में आता है। अब ये अलास्का क्षेत्र से टकराएगा और वो क्या हो जाएगा, फिर वो 45 डिग्री के एंगल में रोटेट करेगा नीचे की ओर। तो यहाँ अलास्का क्षेत्र में टकराने के पश्चात इसका नाम हो जाता है अलास्का की धारा, अलास्का करंट के नाम से जाना जाता है। अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं वो अलास्का करंट एक प्रकार से गर्म जलधारा है। क्यूरेशियो, सुशीमा और अलास्का ये सभी गर्म जलधाराएं हैं, जबकि ओयासियो की धारा या क्यूराइल जलधारा जो है हमारा किस प्रकार की जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। अब ये नीचे की ओर बढ़ते हुए जाएगा और हमारे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एक तट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया तट, ठीक है। इस कैलिफोर्निया तट से वो आगे बढ़ते हुए जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा उसी के नाम पर कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया करंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चे, ध्यान रखेंगे विद्यार्थीगण कि यहाँ कैलिफोर्निया की जलधारा है और दूसरा अटलांटिक में बताए थे वो था कैनी की धारा। नाम में थोड़ा सा अंतर है, कैनी और कैलिफोर्निया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करेंगे। ये कैलिफोर्निया की जलधारा एक प्रकार से ठंडी जलधारा बन जाती है, जबकि वो कैनी की जो धारा था वो था गर्म जलधारा। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो कंफ्यूज करने में गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया की जलधारा के रूप में फिर वो दक्षिण की ओर आएगा, अर्थात इसकी दिशा किधर से किधर है, ध्रुव से विषुवत की ओर है। इस आधार पर ये कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा कहलाएगी। एक ऐसी जलधारा है तो ठंडी जलधारा है, और ये आगे बढ़ते हुए पुनः किस में आकर के मिल जाएगी, तो फिर वह पुनः उत्तर विषुवतीय धारा से मिल जाएगी और यह प्रक्रिया एक चलता रहेगा निरंतर, ठीक है। फिर बीच का जो क्षेत्र रहेगा वो शांत क्षेत्र रहेगा, लेकिन ये स्पेशल नाम कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा सिवाय उत्तरी अटलांटिक के सिवाय, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक में इसका स्पेशल नाम दिया गया था जिसका नाम था सार्गेसो सागर। लेकिन यहाँ स्पेशल नाम इस सब का नहीं रहेगा, ये जो चक्र पूरा करते रहेंगे, ठीक है। इस आधार पर जो है सो इसको क्या कहेंगे, उत्तरी, मतलब ये चक्र पूरा करते रहेगा और इस प्रकार से आपका उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा का यहीं तक था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिणी विषुवतीय जलधारा अर्थात दक्षिणी प्रशांत की महासागरीय धाराओं के बारे में। ये जो दक्षिणी विषुवतीय धारा जो है सो आपको फिर दाएं से बाएं की ओर दक्षिण की ओर गति करते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर हम कल अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, लेकिन वो हिंद महासागर में जाएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई दे रहा है, इसके पूर्वी तट पर जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ आकर के फिर वही स्पाइरल नियम के अनुसार 45 डिग्री एंगल में वो घूमेगा और इसको ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी जलधारा के नाम से जाना जाएगा। पूर्वी जलधारा ये किस प्रकार का है, किधर से किधर गति कर रहा है, तो विषुवत रेखा से किधर आगे जा रहा है, ध्रुव की ओर। इसका मतलब ये जलधारा गर्म जलधारा है, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, गर्म, जबकि आगे क्लास में फिर पढ़ेंगे हम लोग। अगला में जो दिखाई देगा आपको हिंद महासागर में, वो पश्चिम तरफ की ऑस्ट्रेलिया की जो होगा वो ठंडी जलधारा होगा, जबकि पूरब तरफ की जलधाराएं गर्म होती है। फिर यहाँ से जो है क्या होगा, वो यू टर्न लेगा, अर्थात 45 डिग्री स्पाइरल नियम के अनुसार वो आगे गति करेगा। उसका किस कारण से होता है, पछुआ पवन प्रवाह के कारण से। ये पछुआ पवन प्रवाह इसको आगे की ओर धकेलेगा, यानी वो क्योंकि हवा किधर से किधर गति कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर कर रही है, जबकि ये जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर गति करे तो वो हवा अपने साथ में क्या कर देता है, जलधारा को भी गति कर देता है। इस प्रकार से वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी प्रशांत
पछुआ पवन प्रवाह कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जाएगा और फिर वो क्या करेगा, अमेरिका के यानी साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के भाग से वो आगे की ओर गति करेगा। अब इसकी जो दिशा देख रहे हैं आप विद्यार्थीगण, इसकी दिशा किधर से किधर, यहाँ तक वो गर्म था, लेकिन अब यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से होते हुए ध्रुव से विषुवत की ओर जा रहा है। अब इसका दिशा हो गया ध्रुव से विषुवत की ओर, इसका मतलब ये हो गया ये ठंडी जलधारा। और ये ठंडी जलधारा जो प्रवाहित होगा इसका नाम क्या होगा, विशेष रूप से हम लोग सब जानते हैं कि ये पेरू तट से होकर के गुजरती है, जिस कारण से इसको पेरू जलधारा, पेरू करंट के नाम से, या इस धारा का खोज सबसे पहले हम्बोल्ट नामक विद्वान ने किया था, जिस कारण से इसको हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार से ठंडी जलधारा है। इस प्रकार से आपके ये हो गए दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब रही बात कि ये जो है, इसके अलावे भी हम थोड़ा सा बताएंगे कुछ 2-3 चीजें, ठीक है, जो आपको यहाँ पर अध्ययन करने के लिए विशेष तौर पर मिलेगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में बताना चाहते हैं। तो ये हिंद महासागर की जलधाराओं में देखेंगे, उत्तर में ज़्यादा तो नहीं है, ये उत्तरी विषुवतीय धारा है, उत्तर विषुवतीय धारा, ये आगे बढ़ रहा है दाएं से बाएं की ओर, और जैसे ही अफ्रीका के तट से टकराएगा वो आगे बढ़ते हुए इस अफ्रीका के किनारा क्षेत्र है जिसका नाम है सोमाली, वो सोमाली से टकराने के बाद आगे बढ़ता है। इसका कारण से यहाँ पे एक जलधारा मिलेगा जिसका नाम है सोमाली की जलधारा, सोमाली करंट। मीन्स ये सोमाली करंट कैसा जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते हुए जाएगा और भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर जाएगा। यहाँ पर उस जलधारा का नाम नहीं रहता है, लेकिन यही जलधारा को हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 6 महीने आता है, 6 महीने नहीं आता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो जलधारा जाएगा यहाँ पे, इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम की मानसून। यही जलधारा अपने साथ में बहा करके ले जाता है, दक्षिण पश्चिम की मानसून कहलाता है, जिससे भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी बढ़ते जाएगा पश्चिमी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये था उत्तर विषुवतीय जलधारा जो हिंद महासागर की जलधारा था। इसमें एक ही जलधारा का इंपॉर्टेंट है विद्यार्थीगण, वो था सोमाली की जलधारा। यहाँ नाम है सोमाली, और यहाँ एक बताए थे वो था आपका सुसीमा। ठीक है, सुसीमा करंट, यहाँ भी एससी है, यहाँ भी एससी है, तो नाम रखना है। जापान सागर के पास उसको सुसीमा कहा जाता है जलधारा को, और ये हिंद महासागर की जो जलधारा है वो उसको सोमाली की जलधारा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग दक्षिणी हिंद महासागर की ओर देखते हैं, इसको दक्षिण विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण विषुवतीय धारा जब आगे बढ़ेगा तो अफ्रीका के पूर्वी तट से जब टकराएगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा, गति करेगा, और नीचे की ओर मुड़ते हुए जो क्षेत्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो क्षेत्र आपका जो दिखाई दे, मेडागास्कर क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये जो है मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, इस मेडागास्कर द्वीप से जो हम पहले भी चर्चा किए थे, इसी मेडागास्कर द्वीप से 9th का जो क्लास लिए थे उसमें बताए थे, यही मेडागास्कर क्षेत्र से भारतीय जो नाविक लोग थे प्राचीन काल में, नाविक लोग जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, यही मेडागास्कर से होकर के केप ऑफ गुड यहाँ पड़ता है दक्षिणी तट पर, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होते हुए क्या जाता था, यूरोप की ओर व्यापार करता था, जो काफ़ी लंबी यात्रा करना पड़ता था। लेकिन सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से क्या हो गया, हमारे देश के बीच यानी भारत और यूरोपीय देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध है, दूरी, वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक है, ये है मेडागास्कर द्वीप। इस मेडागास्कर द्वीप के पास आने के पश्चात क्या हो जाता है, ये 2 धाराओं में बट जाता है। एक धारा इधर से जाता है जो मोजाम्बिक देश से होकर के जाता है, गुजरता है तट से, इसके कारण से इसका नाम है मोजाम्बिक करंट। ठीक है, मोजाम्बिक की जलधारा के नाम से जाना जाता है, जबकि जो पूर्वी तट पर आता है उसे कहा जाता है मेडागास्कर करंट। ठीक है, और ये दोनों धाराएं एक दूसरे को फिर क्या हो जाती है, पार करने के पश्चात मेडागास्कर द्वीप को जैसे ही पार करती है, दोनों धाराएं एक दूसरे को मिल जाती हैं। कौन कौन, एक मोजाम्बिक करंट और दूसरा मेडागास्कर करंट, ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो यहाँ इसका नाम रखा जाएगा अगुल्हास की धारा, अगुल्हास की धारा, अगुल्हास करंट। नाम हम पूरा बता रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं छोटा शॉर्ट में। ठीक है, इसको अगुल्हास करंट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम पहले भी चर्चा किए थे, अटलांटिक वाला जब जलधारा बता रहे थे तो वहाँ भी बताए थे अटलांटिक वाला में कि ये पूर्वी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने के बाद बेंगोला धारा के रूप में बहता है, जबकि एक धारा आगे बढ़ जाता है। तो वही दक्षिणी प्रवाह जो था, अर्थात आपका जो पछुआ पवन प्रवाह था,
वही इसको आगे धकेलेगा, यानी पूरब की ओर धकेल करके आगे ले जाएगा किसको, अबुल्हास की धारा को। और वो किस रूप में प्रवाहित होगा, तो अब यहाँ पे हिंद महासागर में बह रहा है इसलिए इसका नाम हिंद महासागर हो जाएगा। अर्थात दक्षिणी हिंद महासागर के पछुआ पवन प्रवाह, जिस तरह यहाँ बताएं कि दक्षिणी प्रशांत बताएं, उसी तरह से वहाँ हो जाएगा हिंद महासागर का। दक्षिणी हिंद महासागर ये पछुआ पवन प्रवाह के रूप में प्रवाहित होगा। दक्षिणी हिंद महासागर पछुआ पवन प्रवाह के रूप में आगे बढ़ेगा। और वो आगे बढ़ते हुए फिर वो ऑस्ट्रेलिया के तट से टकरा करके वो पश्चिम की ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से, जो आपको यहाँ भी हम बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग एक बताएं जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र था। अब ये हिंद महासागर का जो क्षेत्र पड़ रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र पड़ रहा है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र से पड़ने के कारण से इसका नाम इसी के नाम पर, जिस तरह से यहाँ बताएं आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया बताया गया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, उसी तरह से यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा वेस्टर्न, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन करेंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है वो प्रवाहित होते हुए आगे जाएगा और पुनः वो दक्षिण विषुवतीय धारा से मिल जाएगा और ये चक्र को पूरा करता रहेगा। इस प्रकार से जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एक प्रकार से तीर का निशान जो देख रहे हैं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर है, इसका मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है वो आपका ठंडी जलधारा है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। इस प्रकार से ये चक्र निरंतर चलता रहता है और इस प्रकार से हमारा जलधाराओं का जो है हमारा पृथ्वी पर जो जलों का संतुलन है वो हमेशा बना रहता है। लेकिन इसके अलावे भी विद्यार्थीगण थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं विशेष चीज़ें जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है। वो एग्जाम्स के लिए कहाँ से, एक अबुल्हास की धारा इम्पोर्टेंट है जो हिंद महासागर की जलधारा है, मोजाम्बिक जलधारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद सोमाली की धारा इम्पोर्टेंट है, इधर क्यूरेशियो की धारा और क्यूराइल की धारा इम्पोर्टेंट है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा इम्पोर्टेंट है इस अध्याय में। साथ ही साथ इसमें और इम्पोर्टेंट है, जैसे क्या होता है कि ये जो जलधारा था सो सभी जलधाराएं बह रहा था किधर से किधर, पूरब से पश्चिम की ओर, लेकिन एक जलधारा ऐसा होता है जो पश्चिम से पूरब की ओर भी प्रवाहित होता है, जिसको कहा जाता है प्रतिविषुवतीय धारा, ठीक है। विषुवत रेखा के समीप ही क्या होगा, एक जलधारा प्रवाहित होगा जिसका नाम रहेगा प्रतिविषुवतीय धारा, जो पश्चिम से पूरब की ओर चलेगा। तो वो प्रतिविषुवतीय एंटी जो होगा, ठीक है। इसके साथ और थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी जलधाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जितने भी गति करेंगे वो घड़ी के सुई के समान, ठीक है, घड़ी के सुई के समान गति कर रहे हैं। देखिए टर्न ले रहे हैं, घड़ी इसी तरह से गति करता है, जबकि इसमें जो है घड़ी के सुई के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जो देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे और इसमें क्लॉकवाइज देखने के लिए मिलेगा। जहाँ भी देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज था और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा आपको, घड़ी के सुई के समान, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रतिविषुवतीय धारा क्या होता है कि प्रतिविषुवतीय धारा हमारे कुछ पृथ्वी पर जो है हमारे समुद्री धाराओं में हलचल के कारण से और साथ ही साथ व्यापारिक पवन के कारण से, विषुवत रेखा के समीप जो है व्यापारिक हवाएं चलती है, उन व्यापारिक पवनों के कारण से क्या हो जाता है, जलधारा का दिशा परिवर्तन हो जाता है और वो क्या होने लगता है, पश्चिम से पूरब की ओर गति करने लगता है व्यापारिक हवा के साथ साथ। इस कारण से इसको प्रतिविषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रतिविषुवतीय धारा को इस प्रशांत महासागर में सबसे पहले जो खोज किया था वो क्रोमवेल नामक विद्वान ने किया था खोज, जिस कारण से इस प्रतिविषुवतीय धारा को प्रशांत महासागर में क्रोमवेल की धारा के नाम से जाना जाता है। इसको क्रोमवेल कहा जाता है, लिख दे रहे हैं। प्रशांत महासागर की जब बात करेगा प्रतिविषुवतीय धारा का तो क्रोमवेल नामक विद्वान किया था इसका खोज, जिस कारण से इससे प्रशांत महासागर में प्रतिविषुवतीय क्वेश्चन पूछता है कि प्रशांत महासागर में प्रतिविषुवतीय जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम क्रोमवेल की जलधारा के नाम से भी पुकारते हैं। और दूसरा हमारा जो है कि अटलांटिक महासागर में भी प्रतिविषुवतीय धारा प्रवाहित होती है, जिसे ये गिनी तट से प्रवाहित होने के कारण से इसको गिनी की धारा भी कहते हैं। लेकिन इसका खोज प्रतिविषुवतीय धारा की खोज अटलांटिक महासागर में एक लोनोवास नामक विद्वान ने किया था। लोनोवास
लोनोवास नामक विद्वान ने किया था, जिस कारण से इसे लोनोवास की जलधारा भी कहा जाता है। यानी ये गिनी तट से प्रवाहित होने के कारण से ये गिनी की धारा है, लेकिन लोनोवास ने विद्वान ने खोज किया था, इसलिए अटलांटिक महासागर में पड़ती विषुवतीय जलधारा को लोनोवास की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये था आपका विशेष रूप से। अब ये गिनी के तट से टकराने के बाद वो फिर ये जितने भी देख रहे हैं पड़ती विषुवतीय धारा विषुवत रेखा के समीप से प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब ये गर्म जलधारा, चाहे वो आपको क्रोमवेल हो या लोनोवास हो या गिनी की धारा जिसको कहेंगे, ठीक है, वो आपका गर्म जलधारा कहलाता है। इसके अलावे भी एक गर्म जलधारा आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि जब पड़ती विषुवतीय धारा गर्म धारा इधर से प्रवाहित हो रहा था, तो आपको एक बताने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका तट पर, ठीक है। तो पड़ती विषुवतीय धारा दोनों गोलार्धों में जब प्रवाहित होता है, तो इस आधार पर यहाँ पे क्या हो जाता है, इधर से जो पेरू तट से जा रहा है या हम्बोल्ट की जलधारा जा रहा है, ये दोनों यहाँ पे क्या कर देता है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलने से फॉग का विकास करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ की टेम्परेचर को बढ़ा देगा, तापमान को बढ़ा देगा, और तापमान को बढ़ाने के कारण से इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, विशेष रूप से इसका दिशा को परिवर्तन कर देता है। यही हम्बोल्ट की जलधारा में एक अन्य जलधारा उत्पन्न हो जाती है, जो विशेष रूप से प्रत्येक बार तो नहीं आता है, लेकिन करीबन 3 से 4 वर्षों में एक बार आता है, ठीक है। 3 से 4 वर्षों में एक बार यहाँ उत्पन्न हो जाता है, और वो जलधारा गर्म हो रहता है, ठीक है, जो इसको इधर से प्रवाहित डायरेक्ट समुद्र में हो जाता है, और ये क्या कर देता है, इसकी जलधारा की दिशा को परिवर्तन कर देता है, जिसको एल नीनो के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म जलधारा। वो एल नीनो किसका स्थान ले लेता है, तो इस पेरू की जलधारा का या हम्बोल्ट की जलधारा का स्थान ले लेता है। ये 3 से 4 वर्षों में एक बार आता है। एल नीनो के आने से क्या हो जाता है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में एल नीनो के आएगा, आगमन होगा, तो हमारे इस हिंद महासागरीय क्षेत्र के जो अवशोष आपका दक्षिण पश्चिम जो है मानसून, उसको आने में रोक लगा देता है, मतलब इसके आने में देरी हो जाता है। इस वजह से एल नीनो के आने से हमारे भारतीय मानसून को भी प्रभावित करता है। इधर जितने भी हैं उन सभी मानसूनों को प्रभावित करता है, अर्थात भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सभी तटीय क्षेत्रों में प्रभावित करता है मानसून को, और इस क्षेत्र में घनघोर वर्षा करती है पेरू तट के क्षेत्रों में। इस तरह से क्या हो जाता है कि इस एल नीनो का विकास होता है। एल नीनो एक हमारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा, जो उसके विपरीत प्रवाहित होती है। किसके विपरीत, तो पेरू के विपरीत। उसी का जस्ट उल्टा, जिस समय एल नीनो नहीं आएगा उसे ला लीना के नाम से जाना जाता है, और ला लीना एक प्रकार से ठंडी जलधारा है, और वो हमारे क्या करता है, भारतीय मानसून को अच्छा लाभदायक साबित करता है, यानी वर्षा समय पर हो जाता है ला लीना के समय, जबकि एल नीनो हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, मानसून समय पर आगमन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से जो था वो हमारे इस जितने भी तरह के धाराएं थे उससे कंप्लीट हो जाता है। मैं अंत में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक्स बताता हूँ जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, उसके माध्यम से एक धारा का नाम याद रखिए, जिससे आपका दूसरा धारा खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। वो ट्रिक मैं बताता हूँ, ठंडी जलधाराओं का ट्रिक। ठंडी का ट्रिक बता रहे हैं विद्यार्थीगण, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। हम बोले ग्रीन बोगला केला क्यों फेंक रहा है। यहाँ फेंक FEEK है, लेकिन ध्यान रखना है इसको फेंक रहा है। हम बोले से यहाँ पहले बता चुके थे, हम्बोल्ट की धारा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसी धारा है, तो ठंडी धारा, ठीक है। हम्बोल्ट की धारा हम बो से तक यहाँ तक है। ले से लेब्राडोर की धारा, वो भी जो बताए थे अटलांटिक में, वो भी ठंडी जलधारा था। ग्रीन से बताए थे ग्रीनलैंड की धारा, जो अटलांटिक में बताया गया था, ठीक है। बगुला से बेंगुएला की धारा, जो आपको अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बताया गया था, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। केला से अभी बताएं आपको यहाँ पे अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है।
क्यों से बताएं क्यूराइल की धारा। देखिए क्यूराइल की धारा, ठीक है। केला क्यों, एफ से हो जाएगा फॉकलैंड की धारा, ठीक है। जो फॉकलैंड द्वीप बताए थे आपको कल, अमेरिका के क्षेत्र में यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ फॉकलैंड द्वीप में, ठीक है, वहाँ पे फॉकलैंड की धारा। उसके बाद जो था ए से हो जाएगा आपका A4 हो जाएगा, जो ध्यान रखना है ये 4 हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और A4 फिर हो जाएगा ओवासियो की धारा, ठीक है। और K से हो जाएगा, हम कल बताए थे कैनारी की धारा। पिछला क्लास में जो था वीडियो उसमें देखेंगे आप लोग, तो कैनारी की धारा भी आपको बताए थे, ठंडी धारा था। इस प्रकार से ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी ठंडी जल धाराओं की एक सूची है। जब ठंडी जल धाराओं की सूची आप तैयार कर लेंगे तो गर्म जल धारा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद जितने भी छूटेंगे वो सभी गर्म जल धारा है। हाँ, ध्यान रहे विद्यार्थियों, विस्वत के बारे में जब भी बात किया जाएगा तो गर्म होगा, चाहे प्रति विस्वतीय हो या तो फिर उत्तर विस्वतीय, दक्षिण विस्वतीय, जिसके बारे में बात किया जाएगा विस्वत के बारे में वो सभी गर्म होगा, ठीक है। यानी इसके अलावे जितने भी आपको बोला जाएगा जलधारा वो सभी गर्म हो जाएंगे। यानी इसको खाली ध्यान में रखना, याद रखना, ये ठंडी जलधाराओं की सूची है, ठीक है। इस प्रकार से आज का क्लास हम लोगों का पूरा 11th क्लास का जो महासागरीय जलधाराएं था उसका टॉपिक्स पूरा समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेज में आपका नेक्स्ट उसको बताया जाएगा, उसको हम स्टार्टिंग करेंगे तो उसी समय फिर पुनः बताएंगे। आज के क्लास फिलहाल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, जय हिंद।